हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका जो है यहाँ पर अध्याय पहला है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं इस अध्याय की और इस किताब की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई भूगोल के बारे में आप जो बेसिक अवधारणा है पहले ही कवर करके आ चुके हैं। हमने क्लास 11th में जो किताब पढ़ी थी, यानी कि हमने वहाँ पर किताब जो देखी थी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो पहला अध्याय है, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दिला दूं यानी याद दिला दूं, उसका जो पहला अध्याय है उसका जो बहुत सारा कंटेंट है उस अध्याय में वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी सेम टू सेम कंटेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स जो दिए रहे हैं यहाँ पर, वो टर्म्स आपके पहले ही मैं वहाँ पर क्लास 11 के चैप्टर 1 में कवर कर चुका हूँ, यानी भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत वाली किताब में वो टर्म्स मैं कवर कर चुका हूँ। अगर किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर इस किताब के वो टर्म्स यानी वो शब्द अगर समझ में ना आए या फिर वो अवधारणा समझ में ना आए तो आप क्लास 11 का चैप्टर 1 वाला वीडियो फिर से देख लें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की। देखिए आप सभी को पता है कि भाई भूगोल के विकास क्रम में, यानी भूगोल का जैसे जैसे विकास हुआ उस विकास क्रम में शुरुआत में तो जो भूगोलवेत्ता जितने हुए तो उनका कंसर्न केवल जो यानी कि पृथ्वी पर मौजूद भौतिक पर्यावरण से था, भौतिक पर्यावरण और उसके अवयवों से था। बाद में उन्हें लगा कि भाई मानव भी यहाँ पर लगभग स्टार्टिंग से ही रहा है और मानव ने अभी विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप इस प्रकृति को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, तो क्यों ना मानव को भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। तो मानव को बाद में फिर ऐसे करके मानवीय भूगोल के रूप में रख दिया गया, यानी शुरुआत में इसमें जो है यहाँ पर केवल और केवल भौतिक पक्ष को ध्यान में रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखा गया। आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि भाई भौतिक भूगोल में क्या है, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जलवायु है यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जलवायु है, जल है, स्थल है यानी चट्टान वगैरह, ये सब चीज़ें जो है मिट्टी मृदा वगैरह जो आप पढ़कर आए क्लास 11th में, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या होता है, इसमें मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, यानी मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी सृजन या निर्माण करता है, उन सभी का जिक्र इसमें किया जाएगा। देखिए एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर मानव जो भी कुछ भी कर रहा है वो सब जो कर रहा है वो अपने आप नहीं कर रहा है, वो भौतिक भूगोल में मौजूद जो तत्व हैं उनके सहायता से लेकर यानी उनकी हेल्प लेकर ही कर रहा है। ये बात अभी आप आगे देखेंगे भी, यानी मानव कुछ अपने आप नहीं कर रहा है, मानव तो केवल और केवल क्या कर रहा है, जो भौतिक भूगोल में मौजूद चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन कर रहा है, उसे अनुरूप बना रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुरुआत का मानव कैसे रहता था। शुरुआत में जो स्टार्टिंग का मानव था यानी कि पृथ्वी पर उत्पत्ति के समय जो मानव था वो वनों में जंगलों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा विकास हुआ, क्योंकि मानव में शुरुआत में जो है बौद्धिक लब्धि नहीं थी, धीरे धीरे बौद्धिक लब्धि का विकास हुआ। बौद्धिक लब्धि का विकास होने से क्या हुआ कि उसने अपने लिए नई नई तकनीक की खोज की। तकनीकी खोज के फलस्वरूप उसने, आपको पता होगा कि पशुचारण वाला काल स्टार्ट हुआ, कि भाई पशुचारण और पशुपालन वाला काल स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो निवास स्थान के रूप में रहने लगा। निवास स्थान के रूप में रहने लगे के फलस्वरूप उसे लगा कि अब हमें यहाँ पर अपने घर बनाने चाहिए ताकि जो प्राकृतिक आपदा है या फिर जो जंगली प्राणी हैं उनसे सुरक्षा हो सके, हमारे जानवरों की सुरक्षा हो सके। ऐसे करके उसने प्रकृति में मौजूद तत्वों का लाभ उठाते हुए अपने लिए घर वगैरह बनाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो घर बन रहे हैं, उनकी बस्तियाँ बन रही हैं, उसने अपने आवागमन के साधन विकसित किए हैं, उसने संचार के साधन जो विकसित किए हैं वो सब किसने बनाए हैं, वो मानव ने बनाए हैं। वो प्रकृति ने नहीं बनाए हैं, वो मानव ने बनाए हैं। लेकिन किसकी सहायता से बनाए हैं, जो प्रकृति में मौजूद चीज़ें हैं उनकी सहायता से बनाए हैं। इसलिए यहाँ पर हमने जो मानव भूगोल है इसे सेपरेट रख दिया है। अब देखिए मानव भूगोल वाली इस किताब में आपको जो है यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में, इसका प्रकृति विषय क्षेत्र यहाँ पे देख ही रहे हैं। इसके बाद आप जनसंख्या के बारे में वगैरह के बारे में देखेंगे कि भाई मानव ने क्या क्या तरक्की की है, मानव का क्या क्या आर्थिक विकास हुआ है, वो सब बातें आप देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर में वही सब बातें दोहराई गई हैं जो बातें आप क्लास 11th यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पढ़कर आए हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। समाकलनात्मक का मतलब क्या है कि भाई इसमें समाकलन हो जाता है, हर चीज़ आके मिल जाती है। इतिहास भी देखने को मिलेगा आपको, यानी कि आप हम इतिहास भी देख सकते हैं, गणितीय संरचनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आपको, हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि कोई एक नहीं है कि भाई भूगोल के अंतर्गत और विषय नहीं आ रहे होंगे, सारे विषय आके इसमें मिल जा रहे हैं। इतिहास में देखें तो इतिहास में है क्या, उसमें कालिक संश्लेषण होता है, यानी कालों के हिसाब से हम जो कालक्रम को एक साथ जोड़ देते हैं, इतिहास बन जाता है। यानी हमने आज से 1000 साल पूर्व जो ही रहे हैं हमारे यहाँ, उन कालों को जोड़ दिया, उन कालों को जोड़कर जो जो
घटनाक्रम घटित हुआ है हमारे पृथ्वी के यहाँ पर आवरण पर, वो हमने नोट डाउन कर लिया। वो क्या हो गया, इतिहास हो गया। हुआ कहाँ है, वो पृथ्वी पर ही तो हुआ है, पृथ्वी से बाहर थोड़ी ना हुआ है। तो इसलिए सब कुछ जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप पढ़कर आए हैं, वो क्या है, उसकी प्रगति यानी कि वो जो पढ़ रहे हैं वो सब आप भूगोल में ही है, यानी भूगोल से बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भूगोल समाकलनात्मक है। दूसरी बात, आनुभविक का मतलब क्या है, आपने देखा था कि भौतिक पर्यावरण के बहुत सारे तत्व जो थे वो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहे थे, उनका आपने अनुभव किया था। जैसे वायु है, वायु का आपने देखा था कि भाई वायु आप देख नहीं सकती हैं, उसे अनुभव किया था आपने। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने अनुभव किया कि आपने देखा कि जो पर्यावरण के बारे में कि भाई पर्यावरण में जो गैसों का स्तर कम है या ज़्यादा है, सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये क्या था, अनुभवी तो था। आपने ये कैसे बताया वहाँ पर कि जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई भी चढ़ती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ये अनुभवी तो था आपको। ये अनुभव के आधार पर आपने पता लगाया कि बाद में आपको पता चला कि भाई पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन पतली होती चली जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हैं, ये आपने एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल में आपने पढ़ ली हैं। समाकलनात्मक है, अनुभविक है, व्यवहारिक है, व्यवहार में है भूगोल हमारी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें कही गई हैं कि भाई भूगोल की पहुँच बहुत विस्तृत है। विस्तृत आप जानते हैं, आपने इसके सारे अध्ययन क्षेत्र भी देख लिए थे कि भूगोल किन किन अध्ययन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, वो भी आपने देख लिया था। इसमें घटना, परिघटना, दिक् एवं काल यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो हो रही हैं घटना परिघटना घटित हो रही हैं, तो उनका अध्ययन भौगोलिक ढंग से किया जाता है। यानी कैसे भौगोलिक ढंग से वो घटनाएं घटित हुई, कैसे कैसे मानव ने विकास किया, कैसे कैसे ये सब हुआ, वो सब चीज़ें आप इसमें अध्ययन करते हैं। जो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 11th में पढ़ाकर आ चुका हूँ आपको, आपने लिखी भी है, नोट डाउन भी की है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। देखिए, आपने ये बात तो जानते हैं कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से 2 प्रमुख घटक हैं, ये बात हम यहाँ पे लिखते हैं। ये है प्रकृति, प्रकृति में आ जाता है भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में इसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। यानी पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक यानी भौतिक बोल सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पर जीवन के रूप में मनुष्य। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, जो स्टार्टिंग के भूगोलवेत्ता थे उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में मानव को नहीं माना था घटक, लेकिन बाद में जो और भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने तर्क दिए इसके संदर्भ में कि भाई मानव एक यहाँ पर ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे ज़्यादा मानसिक लब्धि पाई जाती है, यानी बौद्धिक लब्धि भी इसकी अच्छी खासी है, और अन्य जानवरों में ये सब देखने को नहीं मिलता है। अन्य जानवरों ने ना ही कोई समाज की रचना की है, ना ही कोई यहाँ पर जो है परिवर्तन किया है। यानी कि आज अगर आप देखें, अगर आप अन्य समाज देखें, यानी आप अगर जैविक समाजों में देखें, पशु पक्षी देख लें, तो पशु पक्षियों ने क्या कोई अपने लिए सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, अपना घर, आवास बड़ी लेवल पर कुछ बनाया है? नहीं बनाया है। यानी ये सब चीज़ें किसने डेवलप की हैं? मानव ने की हैं। मानव ने बड़े बड़े यहाँ पर आपने देखो निर्माण भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए यहाँ पर मानव को अलग रूप से रख दिया, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में लगा कि भाई वाकई में मानव ने भौतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया शुरुआत से की है, इसलिए मानव का भी अध्ययन होना यहाँ पर जरूरी है कि मानव का विकास क्रम क्या रहा है, मानव के विकास क्रम के अनुरूप उसने कौन कौन सी अवस्थाओं को पार किया है। इसलिए यहाँ पर हम फिर मानव भूगोल को हमने सेपरेट करके अध्ययन किया। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है पहले का सब पॉइंट कि भाई भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, और मानव भूगोल भौतिक यानी प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच के संबंध जो हैं, मानवीय परिघटनाएं जो हैं, इनका स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण क्या क्या हैं, और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं हैं, इन सभी का अध्ययन करता है। यानी विश्व के सामाजिक और आर्थिक, यानी विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक जो विभिन्नताएं, जैसे आपको पता होगा कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद भी गरीब क्यों है, इसका रीजन भी आपको शुरुआत में बताया था हमने आपको कि भाई उन्होंने जो है रिसोर्सेज का जो उनके पास संसाधन है उनका यहाँ पर उचित पूर्ण ढंग से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो आज गरीब के गरीब हैं। भाई जापान जैसा देश जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं होकर उसने अपने यहाँ के जो अपने यहाँ का मानव था, उसके यहाँ के मानव का उसकी मानवीय क्षमता पर पूरी जोर लगा दिया, यानी मानवीय क्षमता को उसने परिशोधित करके परिमार्जित करके उसे जो है आगे बढ़ाया, यानी मानवीय बुद्धि लब्धि को, मानवीय क्षमता को, ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तब्दील किया, डेवलप किया। तो आज यहाँ पे जापान देख रहे होंगे अन्य सभी देशों से काफ़ी आगे है, ग्रोथ रेट भी आगे है। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी हम जान चुके हैं, इनके पर पहले भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो पहला और पहले का सब पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। यानी भूगोल का जो मुख्य सरोकार क्या है, वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है।
यानी कि स्टार्टिंग से ही मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मानव ही एक क्रियाशील प्राणी है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बौद्धिक लब्धि क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल किया है, अन्य प्राणियों ने नहीं किया है। यानी कि बौद्धिक लब्धि तो सबके पास होती है, कम या ज़्यादा सबके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मानव नहीं किया है। ये बात आप जानते हैं किस तरह से मानव जो है आदिम मानव से वाली अवस्था से आज प्रौद्योगिकी मानव बना है, वो अवस्थाएं आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, यानी भूगोल में द्वैतवाद वाली अवधारणा, इसके बारे में बताया गया। द्वैतवाद कैसे आया, कब आया, उसके बारे में जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। इसके अलावा प्रादेशिक और क्रमबद्ध उपागम, यानी कि आपने हम्बोल्ट और कार्ल लेटर, ये दो भूगोलवेत्ता हुए थे। इन्होंने एक ने यानी हम्बोल्ट ने यहाँ पर प्रादेशिक उपागम और आपका जो यानी हम्बोल्ट बोल रहा हूँ उल्टा, क्रमबद्ध उपागम, और यहाँ पर कार्ल लेटर ने प्रादेशिक उपागम की नींव रखी थी भूगोल में। उपागम का मतलब होता है यानी कि इस अप्रोच के जरिए हम भूगोल का अध्ययन कर सकें, यानी कि वो हमारी चीज़ या वो हमारा रिसोर्स, इसके जरिए हम भूगोल को समझ सकें, भूगोल को जान सकें, वो हमारा उपागम कहलाएगा। ठीक है, अप्रोच, जिस अप्रोच के जरिए हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिस अप्रोच के जरिए हम उसे समझ रहे हैं, वो हमारा उपागम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्रमबद्ध और प्रादेशिक थे। आपको याद होगा हम्बोल्ट और कार्ल लेटर ने ये विकसित किए थे दोनों उपागम, बताया था कैसे कैसे अध्ययन किया गया है। वो आपको ऑलरेडी क्लास 11 के चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। फिर से आप देख लेना वहाँ पर, अगर आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो। मुझे तो सारी चीज़ें याद हैं। अब चूंकि बात ये क्लास 12 पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्लास 11 को हम बार बार दिखाएंगे नहीं, ना ही बार बार हम यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। तो आपने ये सब चीज़ें तो नोट कर ली हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है तीसरे पॉइंट के रूप में, अगर हम मूल्यांकन करें एंड में, यानी कि एंड में हम मूल्यांकन करें, तो यहाँ पर बताया गया है मूल्यांकन के फलस्वरूप कि भाई जो मानव और प्रकृति है, इनके बीच द्वैतता नहीं है। यानी वैसे तो द्वैत माना है हमने, भूगोल की प्रकृति द्वैत मानी है। भूगोल की प्रकृति में हमने प्रकृति को भी स्थान दिया है, अपनी भौतिक पर्यावरण को भी स्थान दिया है, और मानव को भी स्थान दिया है। लेकिन अगर हम मूल्यांकन करें इसका, समग्र रूप से भूगोल का मूल्यांकन करें, तो हम ये पाएंगे कि भाई मानव जो है अलग से नहीं है, मानव बिल्कुल इसी का ही अंग है, अलग से नहीं है, द्वैतता नहीं है, बिल्कुल मिले हैं। यानी दोनों अविभाज्य हैं, इन्हें अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रकृति को अलग कर सकते हैं, ना ही हम मानव को अलग कर सकते हैं। दोनों ही किसके तत्व हैं? भूगोल के तत्व हैं, पर्यावरण के तत्व हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। अविभाज्य का मतलब इन्हें अलग न किया जा सके, तथा और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। समग्रता का मतलब यानी कि पूरा का पूरा होलिस्टिक रूप में, यानी कि पूरा समग्र रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ आपको एक जिक्र यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि भाई तमाम हमारी जो घटनाएं हैं, भूगोल के अंतर्गत होने वाली तमाम जो घटनाएं हैं, उनका हम जब वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर हम मानव शरीर के रचना है उसका सहारा ले लेते हैं। मानव शरीर की रचना विज्ञान का सहारा लेते हुए, जैसे कि भाई फलाने का रूप, पृथ्वी का रूप ऐसा था। रूप किसका होता? पृथ्वी का रूप होगा, मानव का ही तो रूप होता है। यानी आपने देखा तूफान की आंख, यहाँ पे वही बताया गया कि रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख। ये मुख क्या नदी का होता है? मानव का ही तो होता है मुख, यानी हम लोगों का ही तो मुख होता है जिससे हम भोजन करते हैं। लेकिन हम उसका जो है मानवीकृत रूप में, भूगोल के बहुत सारे अंगों को हम जो है मानवीकृत रूप में उसको जो है अलंकृत करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि भाई भूगोल और यहाँ पर भूगोल में यानी कि यहाँ पर भौतिक पर्यावरण, यानी इसका जो भौतिक पर्यावरण है और मानवीय है, इसको अलग अलग करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। तो यहाँ पर इसी में अब आप लिख लेंगे थर्ड का सब पॉइंट, भौतिक और मानवीय दोनों पर घटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। जैसे पृथ्वी के रूप, रूपक के रूप में पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख। ठीक है, वैसे बहुत बताया गया। जल डमरू मध्य की ग्रीवा यानी गर्दन, मृदा की परिच्छेदिका का मतलब सॉइल का जो है देखते हैं ऊपर परत दर परत। ठीक है, तो परिच्छेदिका बोली गई। तो ये सब चीज़ें यानी कि रूपक के रूप में, यानी कि मानव के जैसे हमारे शरीर रचना विज्ञान में रूप होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न विशेषताएं हैं। जैसे आँख की क्या विशेषता है या फिर मुंह किस प्रकार का है, तो उन्हीं प्रकार से हमने यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन करने के फलस्वरूप पर्यावरण को भी उसी प्रकार से संबोधित किया है, यानी कि उसी प्रकार से हमने अलंकृत किया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर ये जैसे करके आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें जर्मन भूगोलवेत्ता की, तो जर्मन भूगोलवेत्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये करते हैं कि भाई जर्मन भूगोलवेत्ता जो है यहाँ पर, सॉरी इसी का सब पॉइंट है, जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि ये राज्य या देश जो है वो जीवित प्राणी है,
जीवित प्राणी इसलिए माना है क्योंकि मानव भी एक जीवित प्राणी है और मानव ने ही इनका निर्माण किया है। सोचने वाली बात है कि भाई मानव तो जीवित प्राणी है ही है, भाई मानव ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मानव जीवित नहीं हो, मानव मृत हो, मृत नहीं है, मानव जीवित है। अब ये चीज़ें आई कहाँ से, राज्य कहाँ से बना, देश कहाँ से बना, उसे बनाने वाले तो मानव ही हैं। अब मानव ही नहीं होगा तो भाई क्या राज्य बन जाएगा या देश बन जाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसलिए जर्मन भूगोलवेत्ता क्या कर रहे हैं, इन्होंने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है, यानी कि कोई गाँव नगर इन सब का वर्णन जीवित जीव के रूप में इन्होंने किया है। ये इसमें लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई मानवीय रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रकृति का, जैसे सड़कों, रेल मार्गों, जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, आपने देखा होगा धमनी और शिरा, ठीक है, इससे हम जो है हमारे शरीर में परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण होता है हमारे शरीर के अंतर्गत। तो वही काम क्या है, अगर हम प्रकृति में देखें, हमारे भौतिक पर्यावरण में देखें, हमारे मानवीय क्रियाकलापों के लिए हम सड़कों, रेल मार्गों, जलमार्गों का जो विकास हमने किया है अपने मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए, तो उन्हें हम परिसंचरण की धमनियों के रूप में हम देखते हैं। तो वो बताया गया है यहाँ पर, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। अब देखिए मानव भूगोल की कुछ यहाँ पर परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं दी गई हैं और तीनों ही परिभाषाएं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है वो रेड जेल वाली है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा और लास्ट में मैंने लिखवाया भी है कि भाई मानव भूगोल के पितामह या जनक रेड जेल ही कहे जाते हैं। रेड जेल को मानव भूगोल का जो है जनक या पितामह माना जाता है, पिता माना जाता है। तो इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है, इनके अनुसार यहाँ पे लिखना ना आप हेडिंग मानव भूगोल की परिभाषाएं। इन्होंने लिखा है भाई मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब आप जान रहे हैं, जुड़ा हुआ, सिंथेसिस, जुड़ा हुआ अध्ययन है। अब देखिए अब हम फिर से थोड़ा जाते हैं, थोड़ा बैक में जाते हैं, यानी थोड़ा रिमाइंड करते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, यानी हमने इसकी जो संश्लेषणात्मक जो आपकी प्रगति है भूगोल की, उसके बारे में बताया था क्लास 11th में। वहाँ पे बताया था कि भाई जो भूगोल में इतिहास जो आ जाता है, इतिहास क्या है, इतिहास के अंतर्गत कालों का संश्लेषण तो ही तो हो रहा है कि भाई पहला काल, दूसरा काल, कि ये 100 साल का इतिहास है, इसके बाद के 100 साल का इतिहास है। इन सबको हम जोड़ते जा रहे हैं और जोड़ने के उपरांत क्या बन रहा है, जोड़ने के उपरांत हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है इतिहास बन रहा है। यानी कि हम कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के धरातल पर जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसको काल बाई काल जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी इन्होंने वही चीज़ को लेकर बताया गया है इन्होंने कि भाई मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, इन दूसरों को दोनों को अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने संश्लेषण पर जोर दिया है। मेन चीज़ इसमें फोकस में आप ये रखना कि रेड जेल की परिभाषा में क्या आया है, संश्लेषण आया है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए अगली परिभाषा यहाँ पर है एलन सी सैंपल की परिभाषा है ये, ठीक है। इन्होंने मानव भूगोल जो है, इन्होंने कहा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी इन्होंने जो है संबंधों की परिभाषा को गत्यात्मक रूप में देखा है, यानी कि परिवर्तनशील। इन्होंने कहा है कि भाई पृथ्वी जो है अस्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, यानी पृथ्वी पर मौजूद जो जो संरचनाएं हैं उनकी जो नियति है, प्रगति है, वो परिवर्तनशील है, बदलती रहती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जो ऊपर संरचनाएं जो बनी हुई हैं, पर्वत, पठार, पहाड़ जो भी हैं, हो सकता है यानी कि आज से पहले आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ ऊपर हिमालय पर्वत नहीं था, यानी हम उत्तर की दिशा में जो हमारे यहाँ आज हिमालय प्रहरी के बाद खड़ा हुआ है वो आज से कुछ हज़ार साल पहले वो हिमालय नहीं था, ठीक है। उसका निर्माण बाद के सालों में हुआ है, आप ये सब जानते हैं कैसे हुआ है, गोंडवाना लैंड, ये सब आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है अस्थिर है, पृथ्वी पर जो जो संरचनाएं हैं वो स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जो हिमालय है वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, हो सकता है आने वाले यानी 50,000 या 1 लाख साल बाद हिमालय का वजूद ना हो, हिमालय पर्वत जो है कहीं टूट फूट कर कुछ और भाग में विभक्त हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि भाई पृथ्वी अस्थिर है और मानव क्या है, क्रियाशील है, यानी मानव निरंतर क्रियाशील है। मानव जो है निरंतर पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी को यानी पृथ्वी पर मौजूद तत्वों के साथ निरंतर वो अपना क्रियाकलाप संचालित कर रहा है, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हो। तो इनके बीच के संबंधों का ये अध्ययन है मानव भूगोल। तो यहाँ पर आप ये परिभाषा लिख लेना, यानी इन्होंने जो है मूलतः यहाँ पर किस पर, गत्यात्मकता पर बल दिया है। अब यहाँ पर अगली परिभाषा जो है ये देने वाले हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास। पॉल विडाल डी ला ब्लास इन्होंने अगली परिभाषा दी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, यानी हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से हैं, भौतिक नियम हैं कुछ, और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, इसे इन्होंने नाम दिया है मानव भूगोल का,
ठीक है। यानी कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम कौन कौन से हैं वो आप सब जानते हैं, जलवायु वगैरह है, और भी नियम हैं जिसके जरिए हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे भौतिक कारक नियंत्रित होते हैं। और यहाँ पर रहने वाले जीव, इनके मध्य जो संबंध है, इन दोनों संबंधों का संश्लेषित ज्ञान है, जुड़ा हुआ ज्ञान क्या है, इस ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना होगी उन्होंने इसे मानव भूगोल नाम दिया है। तो यहाँ पर तीनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और खास करके पहली परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, रेड जेल वाली, क्योंकि रेड जेल को भूगोल यानी मानव भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। ये बात आप जानते होंगे और लिखवाई भी है मैंने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी ये है मानव भूगोल की प्रकृति। यहाँ बताया गया है कि भाई मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल किस तरह से हैंडल करता है। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति पूरी तरह से मानव पर डिपेंड है, मानव की क्रियाकलापों पर डिपेंड है। मानव जो अन्योन्य क्रिया कर रहा है प्रकृति परिवार यानी भौतिक पर्यावरण के साथ, उस पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा होता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब जानना है आप कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। तो मानव का कैसे क्या कर रहा है कि मानव ने भौतिक पर्यावरण के साथ जो है अपने क्रियाकलाप की, गतिविधियां की, उसके जरिए उसने अपना जो पर्यावरण विकसित किया, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का नियम जो है यहाँ पर जो है निर्माण किया या विकास किया। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इनका अध्ययन, ठीक है, इसके अन्योन्य क्रिया के द्वारा हम करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं जैसे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर जो देखी थी आपने, और वो चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं यहाँ पर कि हम ये भौतिक पर्यावरण के तत्वों या भौतिक भूगोल के तत्वों का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। तो भौतिक भूगोल के तत्व या भौतिक पर्यावरण के तत्वों में आपने भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार के प्राणी जात और वनस्पति जात, ये सब आपने पहले ही देख लिए थे। तो यहाँ पर आप इसमें नोट करेंगे अब आप सेकेंड पॉइंट, भौतिक पर्यावरण के तत्वों में भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि भाई जो मानव है, मानव ने भौतिक पर्यावरण के तत्वों को अपने यानी तत्वों का प्रयोग करके अपने अनुरूप चीज़ों का निर्माण किया है, अपने अनुरूप उन्हें ढाला है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें निकल के आई हैं, वही लिखा गया है सब पॉइंट में कि जो ग्रह देख रहे हैं यानी घर, गांव, नगर, सड़कें, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन यानी बंदरगाह वगैरह, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, या फिर भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। यानी ये जो तत्व आप देख रहे हैं, इनकी सहायता से, इन तत्वों की सहायता से इन तत्वों की रचना हुई है, ग्रह, गांव, नगर, सड़क, ठीक है। और की किसने रचना, वो की है मानव ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई भौतिक पर्यावरण जो आप देख रहे हैं, जो आपने भौतिक भूगोल पढ़ा था, तो भौतिक भूगोल में सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने वाला कौन यहाँ पर है, वो है मानव है। ये बात आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना, यानी कि मानव ने जो कुछ भी निर्मित किया है, मानव ने जो कुछ भी संरचनाएं की हैं, वो सब जो निर्माण हुआ है वो भौतिक भूगोल के सहारे ही हुआ है, भौतिक पर्यावरण के सहारे ही हुआ है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली होंगी प्रकृति के रूप में। यानी कि जो इसकी प्रकृति है, प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति जो है कहीं ना कहीं डिपेंड है भौतिक पर्यावरण पर ही। यानी कि हमारे मानव ने बस काम क्या किया है कि भाई मानव ने भौतिक पर्यावरण की जो चीज़ें मौजूद थी उन्हें अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अपने अनुरूप परिवर्तित कर दिया, ठीक है, या उसका रूप चेंज कर दिया, स्वरूप चेंज कर दिया। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देना, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर बहुत इसमें जो है एक ध्यान से देखना आप कि मानव का प्राकृतिकरण क्या कहा गया, प्रकृति का मानवीकरण, इसका मतलब क्या निकल के आता है। देखिए आप सभी को पता है कि शुरुआत में यानी कि जब हमारा मानव पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस समय जो मानव की भूमिका थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक थी, यानी प्रकृति के नियमों के अनुरूप चल रहा था। उसमें कहीं भी लेस मात्र का वो नहीं था, कहीं भी लेस मात्र की प्रौद्योगिकी नहीं थी, कहीं लेस मात्र का ज्ञान नहीं था कि भाई हम ऐसे करके ये करेंगे, प्रकृति में ये परिवर्तन करेंगे, वो करेंगे। पूरी तरह से प्रकृति का अधीन था। यानी प्रकृति जैसे चाहती थी वैसे ही वो नियंत्रित होता था। जैसे आजकल के जानवर हैं, आप देख रहे होंगे जानवरों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो कि भूकंप, आपदा वगैरह आती है तो इधर उधर भागते हैं, डरते हैं, डर के भागते हैं। ठीक उसी
उसी प्रकार प्रकृति जो थी उस समय मानव की भी थी, यानी मानव पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ था, तो मानव की प्रकृति भी कैसी थी, प्राकृतिकरण जैसी थी, प्रकृति जैसी थी, यानी प्रकृति जैसे नचा रही है वैसी मानव चल रहा है। लेकिन आज की डेट में मानव जब प्रौद्योगिकी से रिलेटेड संसाधन जिसके बाद विकसित हो गए हैं, प्रौद्योगिकी की सहायता से इसने विभिन्न संसाधनों का विकास कर लिया है, तो मानव आज की डेट में प्रकृति के द्वारा जो होने वाला जो भी नुकसान है, प्रकृति के द्वारा जो होने वाली आपदाएं वगैरह आने वाली हैं, उन आपदाओं को नियंत्रित करना जान गया है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यानी प्रकृति कहीं ना कहीं मानव की आज की डेट में कुछ ना कुछ गुलाम जरूर हो गई है। वो हो सकता है, यानी आप लोग ये तो जानते हैं कि पूरी तरह से गुलाम करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मानव ने बहुत हद तक प्रकृति को अपने में नियंत्रित में ले लिया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे चक्रवात आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, तो मानव को इसकी सूचना पहले मिल जाती है, उपग्रह वगैरह की सहायता से, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से देख के पता चल जाता है कि फलाना चक्रवात फलाने समुद्र में उत्पन्न हो रहा है, इसकी गति कितनी होगी, कितने टाइम में पहुंचेगा। तो मानव उसके अनुसार उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए पहले से बचाव कार्य कर लेता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के जो दंश से वो बच जाता है, प्रकृति की जो आपदा है उससे वो बच जाता है, अपने आप को बचा ले जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज की डेट में प्रकृति का मानवीकरण हो गया है कहीं ना कहीं, नहीं प्रकृति थोड़ी बहुत जो है वो मानव के अधीन हो गई है। थोड़ी बहुत मैंने इसलिए बोला है क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। पूरी तरह से नियंत्रित तब मानी जा सकती है कि भाई जो कोई घटनाएं हैं या फिर आपदाएं हैं वो मानव के इशारे पर ही आती। जैसे हम आज की डेट में किसी मिसाइल का बटन दबाते हैं तो मिसाइल कैसे हो जाती है, लॉन्च हो जाती है। तो पूरी तरह से हम तब मान सकते थे कि भाई मानव बिल्कुल कह देता कि भाई यहाँ पर भूकंप आएगा जब हम चाहेंगे, यहाँ पर भूकंप नहीं आएगा जब हम चाहेंगे, वर्षा होगी हम चाहेंगे तब वर्षा होगी। ऐसा तो है नहीं, पूरी तरह से अधीन नहीं है, यानी कुछ पोर्शन जो है उस पर मानव ने कंट्रोल कर लिया, कुछ पोर्शन पर मानव ने जो है यहाँ पर अपना निगरानी बना रखी है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, ये बात आप जानते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी के बारे में आपने टेक्नोलॉजी, जिसे हम अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ये बात आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी अच्छी होगी, वो समाज उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने जापान का समाज भी है, क्योंकि जापान ने अपने यहाँ के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील किया, उन्हें अच्छा खासा ज्ञान दिया, उन्हें अच्छी खासी शिक्षा, उन्हें अच्छी खासी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाई, तो आज वो लोग मानवीय संसाधन के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, उन्होंने फिर उच्च लेवल की जो प्रौद्योगिकी विकसित की, तो उसका लाभ आप देख रहे होंगे, उन्हें मिल रहा होगा। और इसके अलावा उनका जो यानी ज्ञान का स्तर है वो भी हाई है, ज्ञान के स्तर के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी उनकी हाई है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी हमसे ज़्यादा मजबूत हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी उनका विकास कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा हो पाया है। किसकी वजह से? केवल प्रौद्योगिकी की वजह से। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे समाज में घटित हुई हैं पूर्व काल में, जिसके जरिए कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया है, यहाँ पर इसी में ही एग्जाम्पल के तौर पर कि घर्षण और ऊष्मा की सहायता से जो है यहाँ पर संकल्पनाओं से हमें अग्नि की खोज यानी आग की खोज में हमारी सहायता मिली। यानी घर्षण क्या है? घर्षण आप जानते होंगे, किसी दो चीज़ों को रगड़ने पर यानी कि दो चीज़ें हम रगड़ते हैं तो उसे हम घर्षण कर कहते हैं। और उन दोनों चीज़ों को यानी दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्मा के रूप में जानते हैं। और आपने यहाँ पता होगा कि जैसे जैसे मानव को घर्षण का आभास हुआ कि भाई किसी चीज़ को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, पत्थर को पत्थर से रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे उसने आग जलाना सीख लिया। तो वो सब चीज़ें इसी में ही आएंगी। वो क्या है? प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी का विकास किया मानव ने, और प्रौद्योगिकी विकास से क्या हुआ? मानव का भी विकास हुआ, मानव की संस्कृति का विकास का स्तर ऊँचा हो गया। तो यहाँ पर आप इसी में लिख लेना जैसे करके कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की, उदाहरण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगली अवधारणा यहाँ पर जो दी है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद वाली अवधारणा है। अब देखिए बेसिकली होती क्या है ये? इस अवधारणा को मानने वाले जो व्यक्ति थे वो हम्बोल्ट और कार्ल रेटर थे। इनका नाम आपको पहले भी आपने जो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम देखा था, हम्बोल्ट और कार्ल रेटर की देन थी। तो वही लोग जो हैं हम्बोल्ट और कार्ल रेटर, ये इसके समर्थक थे। यानी इस वाली जो निश्चयवाद वाली अवधारणा है, इसके समर्थक हम्बोल्ट और कार्ल रेटर थे। इसमें है क्या बेसिकली? इसमें ये है कि यहाँ पर इस अवधारणा के तहत मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व माना गया है। मानव जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड है, यानी पर्यावरण के साथ वो कुछ भी यहाँ पे फेरबदल नहीं कर सकता है, पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही मानव करेगा। तो वो वाली बात यहाँ पर बताई गई है। इस पॉइंट में लिखा गया है यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। यानी कि यहाँ पर वही बताया गया है कि
प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में हैं, तो इनमें मानव ने क्या किया, मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, यानी मानव ने प्रकृति जैसा चाह रही थी वैसे वैसे उसने अपना निर्माण भी कर लिया, उसी अनुरूप अपने आप को बना लिया। अब यहाँ पे बताया गया ऐसा करने का रीजन क्या था। ऐसा करने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि भाई उसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल यानी कि प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था, प्रौद्योगिकी का स्तर उसके पास बहुत ज़्यादा कम था। तो इस वजह से वहाँ पर ये थी कि भाई मानव के समाज विकास की अवस्था जो थी वो आदिम थी। इस शुरुआत के समय में मानव जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड था, तो उस समय रीज़न क्या था डिपेंड होने का, डिपेंड यही था कि भाई प्रौद्योगिकी थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं। दूसरी बात, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मानव का स्वरूप कैसा होगा, मानव का स्वरूप होगा यहाँ पे आदिम टाइप का। आदिम जानते हैं, आदिम का मतलब होता है कि बिल्कुल जानवरों वाली प्रवृत्ति, यानी केवल और केवल खाना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। यानी हमें केवल और केवल अपनी क्षुधा पूर्ति करनी है, भोजन की पूर्ति करनी है, हमें ना ही किसी समाज का निर्माण करना है, ना ही हमें कोई नया निर्माण करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, यानी केवल और केवल हमें अपना पेट भरने से मतलब है। तो एक तरह से मानव कहीं ना कहीं जो है, जो पशुओं वाली प्रवृत्ति होती है, पशुओं वाली प्रवृत्ति के ही साथ में था, आदिम टाइप का ही था। तो यहाँ पर बताया गया है, तो ये जो बताया गया देखिए लिख लेना साथ के साथ इसमें। तो ये सेकंड का पहला सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपने सेकंड का पहला सब पॉइंट लिख लिया होगा इसमें, ठीक है। इसी में आगे लिखते हैं यहाँ पर, इसी में ही, कि इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया को यहाँ पर क्या कहा गया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। सेकंड के पहले सब पॉइंट में लिख लेना आप। अब देखिए सेकंड के सेकंड सब पॉइंट में यहाँ पर लिख लेना, सेकंड के सेकंड सब पॉइंट में, कि इसके समर्थक कौन कौन है, हम्बोल्ट और कार्ल लेटर जैसे नियतवादी भूगोलवेत्ता हैं, ये लिख लेना आप। तो यहाँ पर ये वाली अवधारणा जो है नियतवाद वाली या निश्चयवाद वाली अवधारणा, ये पूरी तरह से ये कहती है कि भाई प्रकृति के अधीन था मानव। यहाँ पे मानव की बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता था स्टार्टिंग में, प्रकृति के अधीन था। अधीन होने का रीज़न यही था, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं था, इस वजह से जो था वो प्रकृति के अधीन था। अब आगे एक मानव और आया है, मानव का विकास हुआ है, और मानव के विकास के क्रम में यहाँ पर मानव का दूसरा रूप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, वो है यहाँ पर संभववादी। अब देखिए उससे पहले यहाँ पे कुछ लाइन आई है, उस लाइन का यहाँ पर नोट करके हम लिखवाएंगे आपको। नोट करके लाइन ये आई है, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जो भी हमें चाहिए होता है वो, यानी कि जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी सतत पोषण के लिए, यानी हम अपनी जीवन की आजीविका चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए हम पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड हैं, प्रकृति संसाधनों पर ही डिपेंड है प्रत्यक्ष रूप से। ये बात आप सब लोग जानते हैं। यकीन मानिए अगर प्रकृति नहीं होगी, यकीन मानिए हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्रकृति का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर नोट में लिख लेना, सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण जो है वो कैसे आए, माता प्रकृति का रूप धारण करता है। यानी ऐसे समाज जो है पूरी तरह से, यानी हम सभी के समाज जो कि पर्यावरण पर डिपेंड है, प्रकृति पर डिपेंड है, तो ऐसे में हमारा जो पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण, हमारे लिए कैसा है, माता। यानी कि माता क्या करती है, सृजन करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, ठीक है। माता से अभिप्राय आप जानते होंगे, बिना माँ के किसी का जन्म नहीं हो सकता है, यानी माता ही जो है वो हमें इस दुनिया में लाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि भौतिक पर्यावरण को अपने माता का नाम दिया है, ठीक है। माता जो है प्रकृति का रूप धारण करता है, ठीक है, माता प्रकृति, ये लिख लेना आप। तो ये नोट हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो अगली अवधारणा है, अब तो आपने नियतवादी अवधारणा आपने नोट कर ली है, अगली अवधारणा जो है ये है संभववादी अवधारणा। देखिए संभववादी जो अवधारणा थी, तो इसके समर्थकों में सबसे पहला नाम तो आपका एक आ जाता है, पॉल बिडाल डी ला ब्लास, इनका नाम आ जाता है। दूसरा नाम यहाँ पर आ जाता है इसमें ब्रुंज, एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है ब्रुंज, लिख दे रहा हूँ नाम यहाँ पर, ठीक है, ब्रुंज करके एक व्यक्ति हुए हैं। और इसमें एक और हुए हैं डिमांजिया, ठीक है, डिमांजिया करके एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, ब्रुंज डिमांजिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 लोग हुए हैं, बिडाल डी ला ब्लास, ब्रुंज और डिमांजिया। तो ये संभववादी भूगोलवेत्ता रहे हैं। इन्होंने ये माना है कि भाई मानव यानी मानव पर्यावरण में जो कुछ करना चाहता है, जो भी परिवर्तन करना चाहता है, कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रकृति चेंज नहीं की जा सके, वो मानव चाहे तो प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। ये संभववादी हैं, यानी हर चीज में अवसर तलाशते हैं, इसलिए इन्हें संभववादी बोला गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लेना थर्ड पॉइंट में, कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। यानी जैसे जैसे समय बीतता है हम क्या करते हैं, अपने आसपास के परिवेश को समझने लगते हैं, और उस परिवेश को समझते हुए हम क्या करते हैं, समय के साथ साथ हम सक्षम प्रौद्योगिकी विकसित कर लेते हैं।
और जब हमारे पास प्रौद्योगिकी आ जाती है, आप सभी जानते हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी जब विकसित हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मौजूद संसाधन हैं उनका फिर अधिकतम दोहन करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास मोटर कार वाली टेक्नोलॉजी आ गई, तो मोटर कार की टेक्नोलॉजी आने के बाद सबसे पहले हमने संसाधनों में फ्यूल निकाला, तेल निकाला कि भाई तेल के जरिए ये हमारे मोटर संसाधन दौड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब टेक्नोलॉजी आई तब हमने संसाधनों का दोहन स्टार्ट कर दिया, हमने पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद तेल को निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है हम उतना ही ज़्यादा संसाधनों को और ज़्यादा उसका खनन कर रहे हैं और ज़्यादा उसका जो है दोहन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपने ये लिख लिया होगा, संभावना को जन्म देते हैं, यहाँ पर विकास करते हैं। और इसी में सब पॉइंट आगे लिख लेना, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। यानी तीसरा पॉइंट पूरा पूरा ये हो गया कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। अब संभावना को जन्म देने के क्रम में यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे संभावना को जन्म देते हैं। तो यहाँ लिख लेना, जैसे उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बनाए हैं, विशाल नगरीय प्रसार है, खेत, ठीक है, फलोद्यान मैदान, तटों पर पत्तन, ठीक है, और अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। ये क्या है, हमने संभावनाओं की देने हैं। हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हुई हमने संभावनाएं विकसित की और उन संभावनाओं के जरिए हमने क्या किया, ये सब निर्माण किया। उपग्रह बनाए, उपग्रह का भी तो निर्माण ही किया, कृत्रिम उपग्रह हमने बनाई, ठीक है। यानी फलोद्यान वगैरह लगाए, फलोद्यान को कृत्रिम रूप से थोड़ी ना आते, फलों के उद्यान, फलों के उद्यान हमारे द्वारा ही लगाए गए। तो ये आपने थर्ड पॉइंट पूरा लिख लिया होगा। अब इसमें वही जो है जो मैंने नाम बताए, यानी कि पॉल, विडाल, डी ब्लास, ब्रुंज और डिमांजिया, तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे सब पॉइंट करके। यहाँ पे लिख लेना आप, विडाल, डी ला ब्लास, ब्रुंज और डिमांजिया जैसे संभववादी भूगोलवेत्ताओं ने मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व मानते हुए ये कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। यानी कि ये लोग तीनों ये लोग ये मानते हैं, संभववादी वाले, कि भाई मानव जो है वो प्रकृति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुका है, ठीक है, और जो चाहे वो परिवर्तन यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। ये संभववादियों का कहना है। तो आपने यहाँ पर दो तरह की अप्रोच देख ली, दो तरह की यहाँ पर अवधारणाएं देखनी प्रकृति के संदर्भ में। एक अवधारणा ये है कि भाई प्रकृति सर्वोपरि है और हम उसके अधीन हैं। दूसरी अवधारणा ये है कि नहीं, प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, मानव सर्वोपरि है। जैसे जैसे मानव की टेक्नोलॉजी विकसित होती जाएगी हम प्रकृति पर नियंत्रण करते जाएंगे। अब आप लोग ये तो बात जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं दोनों ही अवधारणाएं हों, चाहे ऊपर वाली अवधारणा जो हो, हम प्रकृति पर डिपेंड रहने वाली अवधारणा हो, या फिर प्रकृति को अपने वश में करने की अवधारणा हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकृति का तो दोहन ही हो रहा है। यानी यहाँ तो प्रकृति, या देखिए पहली वाली अवधारणा में ये है कि भाई मानव का विकास नहीं हो पाएगा, यानी मानव अगर पूरी तरह से प्रकृति के अधीन रहेगा तो प्रकृति यानी मानव का विकास नहीं हो पाएगा। दूसरी अवधारणा में अगर मानव अपने अनुरूप चले, मानव प्रौद्योगिकी के अनुरूप चलेगा, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति का पूरी तरह से दोहन हो जाएगा और मानव का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। दोनों में समस्याएं हैं, दोनों में समस्याएं हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी भाई, दोनों में समस्याएं हैं। यानी पहली अवधारणा के अनुरूप चलें तो मानव विकसित ही नहीं हो पाएगा, और दूसरी अवधारणा के अनुरूप अगर चलते हैं तो मानव कहीं ना कहीं प्रकृति को खत्म कर देगा और ऐसे करके मानव का वजूद भी खत्म हो जाएगा आगे चल के। तो दोनों में यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ऐसे में एक और अवधारणा निकल कर आई, ये अवधारणा देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है ग्रिफिथ टेलर वाली। ये नवनियत, यानी इन्होंने जो है यहाँ पर नवनिश्चयवाद या नवनियतवाद वाली अवधारणा इन्होंने प्रतिपादित की। इसमें इन्होंने मैकेनिज्म दिया स्टॉप, यानी कि यहाँ पर रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो वाला। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपने लाल बत्ती, यानी कि आपने ट्रैफिक लाइट जो होती हैं, ट्रैफिक लाइट आपने देखी होंगी, चौराहे पर लाइट होती हैं लाल, पीली, हरी, ठीक है। लाल एकदम रुकने का, पीला संकेत, यानी कि पीला ये कहती है थोड़ा वेट कर लो, और हरा जाने का संकेत देती है। तो नवनियतवादी या पर्यावरण निश्चयवाद वाली अवधारणा ये थी। तो इन्होंने यहाँ पर ये प्रतिपादित किया कि देखिए पर्यावरण, अगर पर्यावरण हमें ये कह रहा है, पर्यावरण हमें संकेत दे रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास एक्स्ट्रा तौर पर, इसका आप दोहन कर सकते हैं, तो आप दोहन कर लीजिए। लेकिन पर्यावरण अगर हमें यही संकेत ये दे रहा है कि नहीं, हमें दोहन करने से पर्यावरण संकट क्रिएट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मत करिए। समझ रहे हैं आप? यानी अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी पर्यावरण के पास मौजूद हैं जो लगता है पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बहुतायत में, आप उनका दोहन कर लीजिए, इससे पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पर्यावरण में मौजूद हैं जिनका दोहन करने से पूरा पर्यावरण का साइकिल है, पर्यावरण का पूरा संकट क्रिएट हो जाएगा, तो आप उन चीज़ों को छेड़िए मत। यानी रुको और जाओ वाली यहाँ अवधारणा अपनाइए। तो ये ग्रिफिथ टेलर का कहना था। तो ग्रिफिथ टेलर की जो अवधारणा है कहीं ना कहीं निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग ये निकालती है, परिलक्षित करती है, ठीक है।
क्योंकि हमने बताया था आपको कि मानव का विकास भी होना जरूरी है और मानव जो है निरंतर विकासशील प्राणी है। ठीक है, यानी निरंतर मानव जो है खोजी प्राणी है। मानव अपनी खोजें बंद नहीं कर सकता है, मानव लगातार विकास करेगा। तो यहाँ पर उस लगातार विकास करने वाली अवधारणा में जरूरी ये है कि हम यहाँ पर जो ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा है नवनिश्चयवाद वाली, इस अवधारणा को अपनाएं। इस अवधारणा के अपनाने से हम दोनों का वजूद बना रहेगा, यानी मानव का वजूद भी बना रहेगा और प्रकृति का वजूद भी बना रहेगा। अगर हम ऊपर की दोनों अवधारणाएं अपनाते हैं तो उनका मैंने आपको बता दिया निष्कर्ष। उनके निष्कर्ष में ये निकल के आएगा कि संभववादी वाली में तो ये होगा प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन होगा, तो ये हो सकता है एक दिन मानव के वजूद पर भी संकट खड़ा हो जाए। और अगर हम नियतवादी वाले में चले आए तो मानव का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर नवनियत वाली जो अवधारणा है इसको ज़्यादा यहाँ पर जो है बल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अब आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है, यानी इसके बीच में एक मध्य मार्ग निकाल के लाती है। ठीक है, ये लिख लेना चौथा पॉइंट। इसी में सब पॉइंट उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इन्होंने नव निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ वाला निश्चयवाद का नाम दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संकल्पना दर्शाती क्या है। संकल्पना यहाँ पर यह दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है, यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद वाली, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता की स्थिति का मतलब ये है कि हमें खाना चाहिए ही चाहिए, हर हाल में जीना है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। और ना ही नितांत स्वतंत्रता की, यानी हमारे पास इतनी स्वतंत्रता, यानी संभव बात भी नहीं है कि भाई स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा हो कि हम प्रकृति को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करें, ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, यानी मतलब ये है कि हमें प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो प्रकृति के नियम है उनके विरुद्ध हम ना जाएं, यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ना जाएं, प्रकृति के साथ साथ हम आगे बढ़ें। ठीक है, यानी प्रकृति के नियमों के अगर हम विरुद्ध जाएंगे, यकीन मानिए प्रकृति के नियमों को हम बिल्कुल पलट देंगे तो यकीन मानिए प्रकृति एक दिन नष्ट हो जाएगी। प्रकृति नष्ट होने का मतलब ये है कि हमारा वजूद भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि हमें ये लगता है कि भाई ये चीज़ हम अगर प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम बहुतायत में करें और हमें लगता है प्रकृति का इसका दोहन करने से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो वो हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो वो ये अवधारणा जो है, ये अवधारणा आपकी क्या है, ये नवनियतवादी या नवनिश्चयवादी अवधारणा कहलाती है। तो यहाँ पर ये नोट करके ये आप लिख लेना। ठीक है, सॉरी ये लिख लेना आपने इसी में सब पॉइंट। अब देखिए नोट करके कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम सुना होगा, शाश्वत या टिकाऊ विकास नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें आपने सुना होगा टिकाऊ विकास वाला कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने देखे थे। ठीक है, वो भी मैंने बताया था उसके बारे में, 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। वो होता क्या है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि हमारी जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं, हमें इस प्रकार से पूरी कर लें कि भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी, भविष्य में उन्हें जो संसाधन हैं उन संसाधनों का लाभ भी मिल जाए। यानी हम अभी जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उन संसाधनों का दोहन इस प्रकार से हम करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी हमारी आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे हैं, उन्हें भी वो संसाधन देखने को मिल जाए। तो ये सस्टेनेबल या टिकाऊ विकास कहा जाता है। तो ये सस्टेनेबल या टिकाऊ विकास जो है वो पूरी तरह से आपकी नवनिश्चयवादी अवधारणा पर डिपेंड करता है, यानी इसी अवधारणा की देन है। ठीक है, तो नोट में आप लिख लेना कि टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियतवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में ही सब पॉइंट है, यानी चौथे का थर्ड सब पॉइंट है इसी में ही कि नवनिश्चयवाद जो है ये संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन और द्वैतवाद को निष्फल करता है। द्वैतवाद का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पर मानव सर्वोपरि है और मानव जो चाहे वो प्रकृति के साथ कर सकता है, नहीं। तो ये मानव और जो प्रकृति अलग अलग तत्व दिखाए हैं और यहाँ पर मानव को हावी दिखाया है प्रकृति के ऊपर संभववाद में, ये उसको बिल्कुल खारिज करता है। ये कहता है दोनों जुड़े हुए हैं, यानी अगर प्रकृति संपोषित रहेगी, अगर प्रकृति बनी रहेगी तो मानव भी बना रहेगा। नहीं, नवनिश्चयवाद वाली अवधारणा में यही है, अगर प्रकृति रहेगी तो मानव भी रहेगा। और यहाँ पर जो आपकी संभववाद वाली ये कहती है ये दोनों को, यानी मानव को और प्रकृति को अलग अलग रूप में दिखाती है, द्वैतवाद वाले रूप में दिखाती है, जिसको ये पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड सब पॉइंट में आप लिख लेना। अब देखिए ये चीज़ें तो आपने नोट कर ली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि समय के गलियारों से मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, समय के गलियारे से आगे बढ़ते हुए मानव भूगोल कैसे बढ़ा, तो उसके बारे में ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेना, समय के गलियारों से मानव भूगोल। इसके बारे में देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में, कि मानव भूगोल का मूल जो यहाँ पर कौन है, वो मानव है। और मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव का विकास जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास होता गया वैसे वैसे मानव का भी विकास होता चला गया है। ये बात आपने जान ली, आपने लिख भी ली यहाँ पर। अब यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर वही चीज़ें दोहराई गई हैं कि पर्यावरण से अनुकूलन और समायोजन, यानी अनुकूलन आप जानते हैं एडेप्टेशन, ठीक है, और एसिमुलेशन यानी समायोजन की प्रक्रिया, और इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकी रूप से विभिन्न पारिस्थितिकी निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है पारिस्थितिकी निकेत। इसका मतलब क्या है? देखिए पारिस्थितिकी निकेत जो वर्ड है, निकेत या नीचे, निके, ठीक है, तो ये जो शब्द है निके वाला, नीचे यानी निकेत या निकेत वाला, ये सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था ग्रीनेल्स ने। वैज्ञानिक थे ये ग्रीनेल्स, तो इन्होंने शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया था ग्रीनेल्स ने 1971 में। इन्होंने बताया था कि इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों उपजातियों के स्थानीय वितरण की व्यवस्था को यहाँ पे निकेत के रूप में डिफाइन किया था। यानी कि होता क्या है निकेत में प्रत्येक जाति या उपजाति अपने एक क्षेत्र में, एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षित होती है, ठीक है। यानी प्रत्येक जाति हो या उपजाति हो, उसका एक अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में वो पनपती है, बढ़ती है। तो उस प्रजाति के लिए वो क्षेत्र क्या है, निकेत है। उस प्रजाति के लिए वो क्षेत्र क्या है, निकेत है, ठीक है। तो ये ग्रीनेल्स ने इसे प्रतिपादित किया था। ये देखिए ये पूरा टर्म जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी से आता है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप ध्यान से देखें कि पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया और इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकी निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। यानी कि शुरुआत से ही मानव अनुकूलन कर रहा है, समायोजन भी कर रहा है, इसके अलावा रूपांतरण भी कर रहा है। तो ये पारिस्थितिकी निकेत जहाँ जहाँ पर मानव है, पृथ्वी पर मौजूद है, जिन जिन निकेतों में मानव है, ठीक है, तो मानव के उदय के साथ साथ ये आरंभ हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में यहाँ पर कुछ बताया गया है यहाँ पर कि शुरुआत के समय में जो मानव था, यानी कि जो आदिम मानव था, जो पाता दाता वाला मानव था, वो शुरुआत के समय में उनके जो अन्योन्य क्रिया थी, यानी कि पहले विभिन्न समाजों के बीच, समाज थे ही नहीं, आदिम मानव था, तो आदिम मानव का बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। बौद्धिक विकास नहीं होने की वजह से किसी प्रकार के कोई समाज भी विकसित नहीं हुए थे। तो जब समाज नहीं थे तो अन्योन्य क्रिया यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन वो भी नहीं था। तो यहाँ पर वही बताया गया है पहले का सब पॉइंट कि पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यानी कि पहले हमारे पास क्या था कि अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यानी हमारे यहाँ कौन किस निकेत में कैसे रह रहा है, कौन किस जगह में कैसे जो है जीवन यापन कर रहा है, हमारे पास ज्ञान था ही नहीं उन चीज़ों का। लेकिन जैसे जैसे खोजें हुई, जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया, प्रौद्योगिकी विकसित हुई, आपको पता होगा जैसे नौ वहन के साधन हमने खोजे, नाव वगैरह हमने बनाई, उसके जरिए नाव के जरिए हमारा व्यापार या यातायात प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उसके जरिए हमने तमाम अन्वेषण वगैरह किए, यात्राएं की लंबी लंबी। तो यात्राएं करने के फलस्वरूप हमें जो जानकारी मिली, तो उन जानकारियों से हमारा जो है भूगोल का विकास होता चला गया, भूगोल के विकास में परिवर्तन होता चला गया। तो यहाँ पर वही लिख लेना आप। इसमें अगला सब पॉइंट लिखेंगे। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हुए। मिथक मतलब ऐसी अवधारणाएं जिनके बारे में लोग पहले से कोई अवधारणा बना लें मिथक के रूप में, ठीक है। कोई गलत अवधारणा बना लें कि भाई जैसे कहते नहीं थे कि दक्षिण में डाकू रहते हैं। अब दक्षिण कभी गए ही नहीं है, लेकिन हमने सुना दक्षिण में राक्षस रहते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि उस तरफ जो है उस दिशा में ये लोग रहते हैं, लेकिन गए नहीं है। हमने सुन लिया कि उस दिशा में जंगली रहते हैं। हो सकता है भाई उनकी समाज, उनका कल्चर कुछ अलग हो, हमें उनका कल्चर समझ में नहीं आया हो, इसलिए हमें लगता हो वो जंगली रहते हैं। अब वही बात वो लोग आपके बारे में सोचते हो। तो यहाँ पर ऐसे करके 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यहाँ पर खोजों का दौर स्टार्ट हुआ। यूरोप से कुछ लोग जो है इधर उधर जाना स्टार्ट किए। अब जाना स्टार्ट किए तो ऐसे करके वहाँ पर अन्वेषण हुए, इन्वेस्टिगेशंस हुए, ठीक है। तो ऐसे करके लोगों के बारे में राज खुले कि भाई कौन सा देश कहाँ पर है, कौन किस प्रकार से है यहाँ पर। जैसे आपको पता होगा कि मसालों का देश के रूप में भारत जाना जाता था, ठीक है। तो मसालों के देश से पहुँचते पहुँचते लोग पहुँच पाए हैं यहाँ तक। कालीकट में देखा वो वास्को डी गामा यहाँ पे सबसे पहले आया हमारे यहाँ।
तो ये सब चीज़ें कैसे हुए, ये लोगों ने यात्राएं प्रारंभ की, जैसे से जो है नौका का विकास हो गया, तो उस क्रम में यहाँ पर जो है लंबी लंबी यात्राएं आरंभ हुई और ऐसे करके देशों का यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं यानी कि जो देशों का अन्वेषण भी स्टार्ट हुआ, जगहों का अन्वेषण स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताया गया है सेकंड सब पॉइंट इसी में कि भाई जो उपनिवेश युग था इसने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की। देखिए उपनिवेश की परिभाषा में 20 बार 50 बार बता चुका हूँ। उपनिवेश होता क्या है, उपनिवेश के बारे में यहाँ पर फिर से दोहरा रहा हूँ। आपको ये पता होगा अगर हम इतिहास में जाएं कि भाई अंग्रेज जो थे हमारे देश में क्यों आए थे। अंग्रेज हमारे देश में कोई यहाँ पर रहने नहीं आए थे, वो बस इसलिए आए थे कि हमारे देश में कौन कौन से साधन मौजूद हैं, संसाधन मौजूद हैं, हम यहाँ से वो संसाधनों का दोहन कर ले जाएंगे और अपने देश को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने देश को हम सशक्त बनाएंगे। तो जो उनकी जो सोच थी वो औपनिवेशिक सोच थी। औपनिवेशिक का मतलब समझ रहे हैं आप कि यहाँ भारत का इस्तेमाल केवल और केवल कच्चे माल के तौर पे करेंगे, हम रॉ मटेरियल के तौर पे करेंगे। तो ये जो सोच होती है इसे औपनिवेशिक या उपनिवेश वाली सोच कहते हैं। ठीक है, ये भारत का इस्तेमाल या केवल संसाधनों के लिए हम कर रहे हैं, भारत का इस्तेमाल, बाद बाकी ना हमें यहाँ के लोगों से मतलब है, ना यहाँ की जनता जिए या मरे, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये सोच उपनिवेश सोच कहलाती है, औपनिवेशिक सोच कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो उपनिवेश युग जब आरंभ हुआ, यानी आपने देखा 15वीं सदी के बाद एक बड़े पैमाने पर हमारे भारत में विदेशी लोग आए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आने के उपरांत क्या हुआ, प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सकी उनसे, और फिर उन्होंने तालिका युक्त सूचना प्राप्त हो सके। यानी फिर क्या किया, उपनिवेश युग आरंभ हुआ, अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की, ताकि प्रदेशों के संसाधन कहाँ कहाँ पर क्या क्या मौजूद हैं, तो उनकी फिर तालिका युग, तालिका टेबल के रूप में सूचनाएं बनाई कि भाई फलाने प्रदेश में ये मिलता है, फलाने प्रदेश में सोना मिल रहा है, फलाने प्रदेश में चांदी मिल रही है, फलाने प्रदेश में ये वाला अयस्क मिल रहा है, ऐसे करके सूचना बनाने प्रारंभ कर दी। तो ऐसे कैसे करके जब भूगोल के बारे में लोगों ने सूचनाएं बनाई, तो कहीं ना कहीं भूगोल के विकास क्रम में फिर एक नया एक मोड़ आया। ठीक है, यानी भूगोल के विकास क्रम, भूगोल को जानने में एक यहाँ पर एक नया मोड़ यहाँ पर देखने को मिला, वो बताया गया है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं टेबल में क्या क्या यहाँ पर विकास रहा है, कौन कौन सी अवस्थाएं भूगोल ने पार की हैं। ठीक है, देखिए समय अवधि आपकी आरंभिक उपनिवेश युग, यानी कि वही 15वीं शताब्दी के बाद वाला युग है, 16वीं शताब्दी करीब युग वाला। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या था, केवल अन्वेषण करना था, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी और विवरण लिखना था कि भाई फलानी जगह फलानी दिशा में जाने पर हमें ये मिल रहा है, फलानी दिशा में जाने पर हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कोलंबस निकला तो इंडिया की खोज के लिए था, इंडिया तक पहुंचने के लिए निकल रहा था, लेकिन पहुंच कहाँ गया, वेस्ट इंडीज पहुंच गया। ठीक है, बिल्कुल उल्टा पहुंच गया, उसने उसे जो है वेस्ट इंडीज नाम दिया। तो ये बात आप जानते होंगे, ये सब इतिहास के पहलू हैं, जानते होंगे। तो मानव भूगोल की जो जैसे अवस्थाएं, जैसे उपागम, यहाँ पे जो अप्रोचेस अपनाई गई यहाँ पर मानव भूगोल को जानने की, वो बताई गई हैं कि शुरुआत में जो अप्रोच हमारी जो थी वो अन्वेषण और विवरण की थी। ठीक है, ये लिख लेना है टेबल बनाकर और 2-4 पॉइंट इसमें नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वेषण में क्या किया हमने, क्षेत्रों का यहाँ पर वही है, क्षेत्रों का अन्वेषण किया, क्षेत्रों के बारे में जाना। ठीक है, बृहत लक्षण में ये लाइन मत लिखना, यहाँ पर इसमें लिख लेना, इसमें ये वाली लाइन यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर लिख लेना है कि क्षेत्र का यहाँ पर विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोल वेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना यहाँ पर। इसके बाद आरंभिक उपनिवेश का उत्तर उपनिवेश, इसके बाद वाली अवस्था आई। इसमें क्या किया गया, प्रदेश वाइज विश्लेषण था, प्रादेशिक विश्लेषण इस पर जोड़ दिया गया कि भाई कौन से प्रदेश में, किस किस देश में, कौन कौन से प्रदेश में क्या क्या मौजूद है। तो ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रादेशिक विश्लेषण में क्या हुआ कि भाई हर प्रदेश के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग। ठीक है, तो यहाँ पर समझने, पूरी तरह से पृथ्वी को समझने में सहायता मिली। हर प्रदेश का जब अध्ययन किया हमने, हर जगह, हर राज्यों में, हर देशों में जा के अध्ययन किया, जैसे कि पृथ्वी को पूरी तरह से समझने में सहायता मिली। ये लिख लेना आप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके ये पता चला कि भाई जितने प्रदेश हैं वो सब पृथ्वी के ही भाग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अंतर्युद्ध अवधि, अंतर्युद्ध का मतलब जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, उसके बाद वाली अवस्था आई। अब ये क्या थी, क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि हर जो देश था अपने अपने क्षेत्र में विभक्त हो गया था, क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभेदन जब हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो हमने ये पहचाना कि हमारे प्रदेश में क्या क्या भौगोलिक चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से साधन मौजूद हैं, तो उन पर हमने बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार क्यों भिन्न है, विलक्षणता की पहचान की, इस पर हमने बल दिया क्षेत्रीय विभेदन में। 1950 से लेकर 1960 के दशक के अंत तक स्थानीय संगठन बन गए, यानी हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ संगठन बन गए। तो इन संगठन बनने से क्या हुआ कि यहाँ पर बताया कि भाई इस प्रावस्था को, यहाँ बताया गया कि भाई इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग
प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी जब हमारे स्थानीय संगठन बने तो हमारा व्यापार वगैरह भी हुआ, आवाजाही भी हुए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर हमारी जो विभिन्न मानवीय क्रियाकलाप हुए वो एक मानचित्र के प्रतिरूप के रूप में हुए। यानी हमने एक बॉर्डर टाइप डिफाइन कर दिए कि भाई ये बॉर्डर यहाँ पर इंडिया का है और नीचे वाला ये पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये प्रतिरूप स्थानिक संगठन बनाकर ये हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इस दौर में मोस्टली सभी देशों के साथ यही हुआ था, लगभग बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1970 का दशक। देखिए 1970 के दशक में चूंकि मानव का विकास हो चुका था, मानव जो था लगभग हर देश में मानव में, जहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी हर देशों में, ठीक है। तो उन लोकतंत्र की स्थापना होने के फलस्वरूप हर देश में वही चीज़ बनी हुई थी कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये ऐसा क्यों है? तो इसको लेकर यहाँ पे 3 अवधारणाएं निकल के आई। 3 अवधारणाओं में आपकी मानवतावादी अवधारणा थी, आमूलवादी थी और व्यवहारवादी विचारधारा थी। 3 अब यहाँ पे विचारधाराओं का उदय हुआ 1970 के दशक में। तो यहाँ पर ये जो विचारधाराएं हैं ये कहीं ना कहीं फिर बहुत प्रासंगिक बनी हैं। कैसे बनी हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं आपको। जैसे मानव भूगोल वाली, देखिए मानव भूगोल जो थी की विचारधारा थी वो मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो मूलतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। यानी मानव भूगोल की जो मानवतावादी जो विचारधारा पनपी थी 1970 के दशक में, इसका संबंध ये था कि भाई लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों के आवास की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, तो ये सब पक्ष इन पर ध्यान देना चाहिए। इस मानवतावादी विचारधारा में ये बात रखी गई। दूसरी विचारधारा थी आमूलवादी, यानी परिवर्तनवादी या आमूल परिवर्तन जानते हैं, रेडिकल वाली विचारधारा, ठीक है। तो रेडिकल वाले लोगों का ये सोचना था कि भाई यहाँ पर देश में गरीबी है तो क्यों है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये संसाधनों की असमानता है, इसको कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, आमूलवादी विचारधारा की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए इन्होंने कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इसका उपयोग किया। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है आमूल परिवर्तन वाली, उसका प्रयोग किया। देखिए कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी जो है हम आगामी जो है एनसीईआरटी बुक्स जो है अन्य उनमें देखेंगे, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के बारे में। जब हम विश्व इतिहास जानेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारवादी सोच क्या थी। व्यवहारवादी सोच में यहाँ पर ये बताया गया कि भाई प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पर साथ साथ मानव की जो जातीयता प्रजातीयता, इनके आधार पर यहाँ पर जो है इन सब की वजह से भी मानव के पास जो मानव का विकास है इन सब में परिवर्तन आया है। यहाँ पर ये बात का जोर दिया गया कि भाई मानव की जो अलग अलग जातीयता है, अलग अलग जातियों के मानव हैं, प्रजाति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, तो इस वजह से भी मानव का विकास में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर 3 पक्ष रखे गए 1970 के दशक में। मानवतावादी पक्ष रखा गया, आमूलवादी पक्ष रखा गया और व्यवहारवादी पक्ष रखा गया, ठीक है। इन तीनों पक्षों को रखने का उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके जो मानव का विकास है, मानव के विकास की गति जो रुकी हुई है, मानव का विकास अवरुद्ध है, उस अवरुद्ध विकास को यहाँ पर पटरी पर लाया जाए, उस अवरुद्ध विकास को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए ये तीनों अप्रोच यहाँ पर अस्तित्व में आई। तीनों अवधारणाओं में तीनों में अपने अपने तर्क दिए गए, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये तीनों अवधारणाएं आज भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं आज नहीं है, आज के समाज में भी आपको देखने को ये मिल जाएंगी। पूंजीवादी जिसके पास पूंजी है, पैसा है, वो और ज़्यादा संसाधन जो है रखना चाह रहा है, ऐसे करके वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। वहीं गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति संसाधनों के असमान वितरण की वजह से और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ये बात आपके सामने आज भी है। तो ये मानव भूगोल में हम यही गरीबी, असमानता, यही सब मुद्दे हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1990 के दशक में बताया गया है अप्रोच क्या लगी है, उत्तर आधुनिकवाद, यानी अब आधुनिकता पर बल दिया गया। यहाँ पर बताया गया आधुनिकता में कि भाई आपने देखा होगा कि मानवीय सिद्धांत है, यानी कि जो हमने मानवतावादी अप्रोच है भूगोल की, मानव भूगोल की, उस पर ज़्यादा बल दिया। हमने ऐसे क्रियाकलाप हमने अपनाए, ऐसे हमारे संगठन बने, ऐसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संगठन बने जिन्होंने मानव के यानी कि मानवीय क्रियाकलापों और मानवीय दशाओं की उच्च बनाने के लिए विशेष बल दिया। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे, ठीक है, कि भाई वैश्विक सिद्धांत जो है किस तरह से मानवों का विकास करना चाहते हैं, मानवों का जो उच्च जीवन स्तर कैसे उठाना चाहते हैं, तो उन सब पर यहाँ पर जोर दिया गया 1990 के दशक के बाद में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली कि किस तरह से जो समय के साथ साथ भूगोल की पहुँच, भूगोल का विकास और खास करके मानव भूगोल का हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि मानव भूगोल की पहुंच, मानव भूगोल में के प्रति लोगों का लगाव कैसे हुआ है, कैसे लोगों ने मानव के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, कैसे मानव ने अपने आर्थिक विकास
ठीक है। यानी अन्वेषण और विपणन कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को इंगित कर रहे हैं। क्षेत्रीय विभेदन यहाँ पर असमानता को व्यक्त कर रहा है। स्थानिक संगठन जो बन गए ये कहीं ना कहीं फिर से वही आपकी जो स्थानिकता में जो विभेद है, ठीक है, इस बात को यह दिखा रहा है कि भाई ये विभेद होने से हमारी जो असमानता क्रिएट हुई है वो बता रही है। फिर बाद में इनके रीजन निकल के आए हैं कि असमानता जो हमारी मानव के समाज में है, असमानता वो क्यों है, वहाँ पर 3 अप्रोच यहाँ पे बताई गई हैं, इस वजह से असमानता हमें देखने को मिली है। फिर बाद में बताई गई है आधुनिकवाद में असमानता मानवीय समाज में हम कितनी कम कर पाए हैं उसके बारे में बात कही गई है। तो ऐसे करके आपका ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट होने से पहले यहाँ पर मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र हेडिंग डाल देना और इसमें इसके क्षेत्र उपक्षेत्र आप लिख लीजिए। क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल आ जाता है। सामाजिक भूगोल में आपका देखिए केवल ये लिख लेना, यहाँ तक ये वाली लाइन मत लिखना, ठीक है। सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, अवकाश भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल है। नगरीय भूगोल में यानी नगरों का जो बसाव है, बसावट है, वो सब आ जाती है। राजनीतिक भूगोल में राजनीति जानते हैं, निर्वाचन, इलेक्शन वगैरह। सैन्य भूगोल वो राजनीतिक भूगोल का पार्ट है। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक में वही सब संसाधन है, कृषि है, उद्योग धंधे हैं, विपणन है, ठीक है, पर्यटन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये सब आर्थिक भूगोल में है। यानी कि ये सब जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये सब आप इसी मानव भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। सामाजिक भूगोल में सामाजिक विकास हमारा कितना हुआ, कैसे हुआ, वही आपने अवस्थाएं ऊपर देखी, किस तरह से मानव ने अपना विकास किया है यहाँ पर मानव भूगोल में, वो अवस्थाएं आपने यहाँ पर अभी देखी, कुछ अवस्थाएं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए फिलहाल इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं और मेरा प्रयास यही रहा कि आप लोग यहाँ पर इसकी अवधारणा, मूल अवधारणा से अवगत हों। अब देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो किताब है आपकी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो आंकड़े हैं मानव के आर्थिक आंकड़े हैं या सामाजिक स्तर के आंकड़े हैं, उनका प्रयोग उन पर निबंध लेखन के लिए मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में इतना नहीं आता है लेकिन मेंस में इससे ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर आप प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो मेंस में मोस्टली इसी पुस्तक का रोल अहम है, तो इसलिए पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए कुछ लोग अगर मान लीजिए नए अभ्यर्थी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो इन्हें हो सकता है अभ्यर्थियों को अवधारणा समझ में नहीं आई हो, उन्हें लग रहा हो कि ये कहाँ से कुछ बहुत सारे तत्व सर ने स्किप कर दिए। स्किप करने का रीज़न ये था कि क्लास 11th में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। यानी अगर आप ये वीडियो क्लास 11th की वीडियो देखे बिना देख रहे हैं, यकीन मानिए आपको यहाँ पर लगभग कह सकते हैं इसमें से 40% बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने क्लास 11 की वीडियो देख रखी है ऑलरेडी पहले से, तो यकीन मानिए पूरा वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।